have Dr. Shalini, who is a chief dietitian and HOD at Fortis Hospital, Banagata Road, Bengaluru. She is she has completed her education from the Mysore University, and she is the author on nutrition for a book, which is our favorite book called Secrets of Nutrition. And she's a speaker for nutrition for various forums. So we are privileged to have her here to our forum to get clarified your questions about your dietitian, about your food intake we should take for the post-transplant patients. Yeah. So Dr. Shalini, welcome to our webinar. Thanks for joining. Thank you, Anand. First All of right. all, yeah. Hello I'll to go ahead, ma'am. Sorry. Yeah. it's okay. Hello to all the listeners and viewers. A big thanks to Vasundhara ma'am and Kidney Warrior Foundation for giving me a chance to share whatever I know on this topic with all of you. Thanks to Anand also for moderating this session. And we are going to do this session in Hindi ताकि बाकी काफी ज्यादा जितने लोगों को हो सके ये मैसेज पहुंच सके. Correct? Anant, you may please change the slide. Yeah. तो मैं ये ट्राई करूंगी कि मेरा प्रेजेंटेशन काफी जल्दी हो सके और आप में जितना सारा क्वेश्चंस आता है, आपको जो भी डाउट्स आते हैं डाइट रिलेटेड, आप प्लीज लिख के रखिए और मुझे क्वेश्चन पूछिए. क्योंकि आउट ऑफ फियर, क्योंकि यूजुअली क्या होता है, सभी लोगों को यहाँ से वहां से कई जगह से इतना इन्फॉर्मेशन मिलता है डाइट के बारे में कि कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या सही है क्या गलत, और डर के मारे कई चीजें खाना बंद कर लेते हैं या गलत चीजें खाने लग जाते हैं. तो इसलिए इम्पोर्टेंट ये है कि आपको जो भी आपको डाउट्स है, एनीथिंग विच इज बगिंग यू फ्रॉम इनसाइड, विच इज हैविंग कॉन्ट्राडिक्टरी सेंटेंसेस एंड यू वांट टू क्लैरिफाई योर डाउट्स, प्लीज फील फ्री टू आस्क. ओके, सो हम स्टार्ट करेंगे न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट. सी, किडनी ट्रांसप्लांटेशन के बाद से नहीं, उसका न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट पहले से ही शुरू होना चाहिए. और एक किडनी पेशेंट जो क्रॉनिक किडनी डिसीज का पेशेंट होता है, वो काफी सारे फेजेस से गुजरा होता है. सबसे पहले जब अब उसको किडनी डिसीज के बारे में बताया जाता है और तभी डायलिसिस शुरू नहीं हुआ होता है, तभी डाइटिशियंस हम लोग बताते हैं कि आपको प्रोटीन कम लेना है, सोडियम और पोटेशियम देख के लेना है. और धीरे धीरे अगर वो काम नहीं कर रहा है और पेशेंट डायलिसिस पे जाता है, देन यू हैव टू टेक मोर प्रोटीन्स हम बोलते हैं, क्योंकि आप डायलिसिस पे होते हैं, काफी सारा प्रोटीन लॉस होता है, तो आपको प्रोटीन अलाउंस ज्यादा होता है. फिर आते आते ट्रांसप्लांटेशन हो गया तो आप ये सारे रेस्ट्रिक्शन निकल जाते हैं. करेक्ट? तो बहुत सारे फेजेस होते हैं. तो कई बार आउट ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन पेशेंट्स या उनके अटेंडर्स खाने में बहुत सारी गलतियां करते हैं, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं. यहाँ वहां से सुनते हैं कि ये खाना गलत है, टोमेटोज को हाथ नहीं लगाना चाहिए, दूध बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, और आउट बिकॉज ऑफ दिस माल न्यूट्रिशन हो जाता है. माल न्यूट्रिशन मतलब प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, जहाँ पे हमें एनर्जी कम लेते हैं, प्रोटीन कम लेते हैं, तो हमें जो ताकत होती है कम होती जाती है. करेक्ट? जो डिसीज फाइट करने का ताकत हो गया, या फिर सर्जरी से बाहर आने के लिए जो ताकत चाहिए हमें, वुंड हीलिंग के लिए जो रिक्वायरमेंट है, वो सब कुछ कॉम्प्रोमाइज होते जाता है. तो इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट प्री ट्रांसप्लांट न्यूट्रिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन. और माल न्यूट्रिशन कभी एक दो दिन में नहीं होता है, काफी दिनों महीनों और सालों लग जाते हैं कई बार माल न्यूट्रिशन स्टेटस पता लगने में. ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट है कि जब डायलिसिस पे है पेशेंट, तो उन्हें रिक्वायर्ड प्रोटीन लेना चाहिए. ठीक है? ये नहीं है कि डरते रहना है कि ये प्रोटीन बिल्कुल कम लेना है. फिर हो गया ट्रांसप्लांट सर्जरी. ट्रांसप्लांट सर्जरी के बाद अर्ली पोस्ट ट्रांसप्लांट और लेट पोस्ट ट्रांसप्लांट. अर्ली यानी ट्रांसप्लांट होने के कुछ दिनों तक जब आप हॉस्पिटल में रहते हैं, तो दो तरह की चीजें हो सकती हैं, फंक्शनल ग्राफ्ट और नॉन फंक्शनिंग ग्राफ्ट. ग्राफ्ट यानी जो नया किडनी अभी आपको मिला है, अगर वो फंक्शनिंग करने लग जाता है, वो काम करने लग जाता है, तो वो बहुत अच्छी बात है. यूजुअली क्या होता है, जो डिसीज्ड डोनर है, अगर हम उनसे ग्राफ्टिंग होता है, उनसे ट्रांसप्लांट होता है, तो ये नया किडनी काम करने में थोड़ा टाइम लगता है.
पर अगर लाइव डोनर, अगर लिविंग डोनर ट्रांसप्लांटेशन होता है तो ये काम, किडनी का काम जल्दी शुरू होता है, नया किडनी जल्दी काम करना शुरू करता है। और बहुत सारे फैक्टर्स है ऑफ कोर्स ये फैसला करने में कि फंक्शनिंग है ग्राफ्ट या नॉन फंक्शनिंग है। सो फंक्शनिंग ग्राफ्ट है तो हमारा फ्लूइड्स, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस देखना पड़ेगा। डाइटिशियंस को, डॉक्टर्स को ये देखते हैं कि पेशेंट का फ्लूइड ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस में है या नहीं। सो वी हैव टू सी दैट प्रोटीन एनर्जी का डिलीवरी ठीक से हो रहा है नहीं। अगर ग्राफ्ट स्टिल स्लीपी मोड में है, अब तक नया किडनी काम करने में स्टिल वेट है, आई मीन स्लीपी मोड है, अब तक नया किडनी काम नहीं कर रहा है, तो नॉन फंक्शनिंग ग्राफ्ट कहा जाता है। तो कई बार दिनों लग जाते हैं, हफ्ते लग जाते हैं, कई बार महीने लग जाते हैं ये नया अपना किडनी काम करने में। तो तब तक कुछ सपोर्ट चाहिए, तो डायलिसिस जारी रहेगा। तो आपका ट्रांसप्लांट के पहले जैसे डायलिसिस होता था वही शुरू होता, वही चलता रहेगा। तो क्योंकि अपना यूरिन आउटपुट बहुत कम होता है तो डायलिसिस का हेल्प लेना पड़ता है। तो तभी क्या, हम डाइट का वही, हम जैसे पोटेशियम का, सोडियम का, प्रोटीन, हम लोग जैसे पहले डायलिसिस जब हो रहा था तभी जो हम लोग प्रिकॉशंस लेते थे, ट्रांसप्लांटेशन के बाद भी वही कंटिन्यू रखेंगे। धीरे धीरे जैसे जैसे आपका किडनी काम करने लगेगा, यूरिन बनने लगेगा और आपका क्रिएटिनाइन सब कंट्रोल में आता रहेगा, देन इट विल बी गुड टू गो। ठीक है। तो ये हो गया अर्ली पोस्ट ट्रांसप्लांट। लेट पोस्ट ट्रांसप्लांट यानी मेंटेनेंस, ट्रांसप्लांट हो गया, अभी सालों भर आपको लाइफ लॉन्ग जो आपको मेंटेन करना है नए किडनी के साथ, उस मेंटेनेंस को पोस्ट ट्रांसप्लांट मेंटेनेंस कहते हैं। ठीक है। सो आज हम ये देखेंगे कि पोस्ट ट्रांसप्लांट हमें क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं और उससे कैसे उलझा जाए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ठीक है। तो व्हाट विल बी आवर गोल्स फॉर प्री ट्रांसप्लांट। तो जैसे मैंने बताया, ट्रांसप्लांटेशन तो अच्छी बात है, उसके पहले हम कितना रेडी है वो हमें देखना चाहिए। तो तो एनर्जी और प्रोटीन माल न्यूट्रिशन ना हो, उसके लिए जैसे मैंने बताया हमारा खुराक अच्छा होना चाहिए, न्यूट्रिशन स्टेटस अच्छा होना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, अगर आप बहुत कम खा रहे हैं, जो रिक्वायर्ड एनर्जी है, प्रोटीन अगर हमें नहीं मिल रहा है, तो बॉडी को तो चाहिए एनर्जी कहीं ना कहीं से, करेक्ट। तो अगर हम ठीक से खाना नहीं खा रहे तो हमारे जो मसल स्टोर्स है वो ब्रेक डाउन होते हैं और हम और न्यूट्रिशनली कॉम्प्रोमाइज होते जाते हैं। और उससे हमारा इम्यूनिटी लेवल भी कम होते जाता है। कैसे? क्योंकि इम्यूनिटी हमें किससे बनती है, हमारे बॉडी में जो एंटीबॉडीज है वो इम्यूनिटी का काम करते हैं, है ना। तो वो एंटीबॉडीज किससे बने हैं? प्रोटीन से। तो इसलिए हमें प्रोटीन एनर्जी हमारे खाने में ठीक मात्रा में लेनी चाहिए, अदरवाइज हमें माल न्यूट्रिशन हो सकता है। तो अगर हम ये सब चीजें ध्यान रखें तो वूंड हीलिंग फास्ट होगा। मतलब अभी सर्जरी है तो वूंड रहेगा थोड़ा सा, है ना, तो वूंड को हील होने में जल्दी फास्ट हील होने में हेल्प करेगा, इन्फेक्शन को फाइट करने में हेल्प करेगा और हमारा मसल मास बना रहेगा। तो इसीलिए प्री ट्रांसप्लांट हमारा अच्छा होना चाहिए न्यूट्रिशन। और कैल्शियम एंड फास्फोरस कंट्रोल, सो दैट द बोन हेल्थ ऑल्सो इज टेकन केयर। बिकॉज जब किडनी कॉम्प्रोमाइज है तो बोन हेल्थ भी कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। तो इसलिए कैल्शियम और फास्फोरस के लिए जो रिक्वायरमेंट है, सप्लीमेंट्स और डाइट, वी हैव टू टेक केयर ऑफ दैट। और जो ओबीस है या ओवरवेट पेशेंट्स है, उन्हें जितना हो सके, जैसे जैसे आपका ट्रांसप्लांट पास मतलब यू नो, ऑफ कोर्स डायलिसिस के टाइम से ही अगर आप, इफ यू आर ओबीस, वी हैव टू ट्राई दैट यू कम बैक टू द नॉर्मल वेट और नियर टू योर आइडियल बॉडी वेट। बिकॉज आपका सर्जरी के बाद जो आउटकम है काफी ज्यादा इस पर डिपेंड करता है कि अगर आप ओबीस है या नहीं। क्योंकि रिकवरी टाइम विल बी मच फास्टर इफ योर ओबेसिटी लेवल्स आर लेस, इफ योर excess body fat is less, it will help a lot for the candidates to come out of the ventilator, come out of the ICU much faster as compared to a person who is obese. Next slide. सर्जरी हुआ तो पहले दिन, जिस दिन हुआ जाता है उस दिन कुछ नील पर ओरल यानी कुछ भी ओरली नहीं दिया जाता है, मुंह से कुछ नहीं दिया जाता है। फिर धीरे धीरे पहले सिप्स ऑफ वाटर, मतलब एनेस्थेशिया इफेक्ट से आप बाहर आ गए तो पहले थोड़ा थोड़ा पानी दिया जाता है देखने के लिए कि आप टॉलरेट कर पा रहे हैं नहीं, कोई एस्पिरेशन तो नहीं हो रहा। उसके बाद क्लियर लिक्विड, मतलब जो पारदर्शी पानी है वैसा, जिसमें मिल्क या कोई भी थिक लिक्विड नहीं दिया जाता। जैसे नारियल पानी हो गया, क्लियर सूप हो गया, क्लियर जूस हो गया, ये सारी चीजें देके देखते हैं कि आप यू आर एबल टू टॉलरेट और नॉट। देन नॉर्मल लिक्विड दिया जाता है, इट कुड बी मिल्क, कॉफी, पॉरेज, ऐसे कुछ दे सकते हैं। उसके बाद सेमी सॉलिड, जैसे बच्चों को मैश करके खाना देते हैं ना, उसे सेमी सॉलिड दिया जाता है। तो लिक्विड और सॉफ्ट के बीच में जो आता है वो सेमी सॉलिड।
फिर आया सॉफ्ट डाइट, और उसके बाद नॉर्मल डाइट। सो बाय द टाइम यू गेट डिस्चार्ज यू शुड बी ऑन अ नॉर्मल डाइट। नेक्स्ट स्लाइड। या तो पोस्ट ट्रांसप्लांट चैलेंजेस, क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं लाइफ लॉन्ग ट्रांसप्लांट के बाद। तो एक तो प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन, जो मैंने बताया आपको, हमेशा, ये केवल ट्रांसप्लांट के पहले नहीं, उसके बाद भी अगर हम अपने एनर्जी रिक्वायरमेंट, प्रोटीन रिक्वायरमेंट का अगर ध्यान ना रखें तो कभी भी हमें माल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम हो सकता है, और उससे मसल मास का भी लॉस हो सकता है। तो जैसे मैंने बताया, अगर बॉडी को एनर्जी नहीं मिल रहा है तो वो हमारा प्रोटीन स्टोर्स ही यूज करेगा, ठीक है। और लाइफ लॉन्ग स्टीरॉइड्स पे रहना होता है, ठीक है। तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और काफी सारी चीजें दिए जाते हैं। सो स्टीरॉइड्स का ये इफेक्ट होता है कि डजंट अलाउ द बॉडी टू यूज योर शुगर्स टू द ऑप्टिमम लेवल, तो ब्लड शुगर राइज होने का चांसेस होता है, तो वेट गेन के चांस होते हैं, हार्ट प्रॉब्लम्स के चांसेस हो सकते हैं, आपका लिपिड्स मतलब कोलेस्ट्रॉल हो गया, लिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स, एलडीएल, वीएलडीएल, ये सब ज्यादा होने के चांसेस होते हैं, हाई ब्लड प्रेशर होने के चांसेस होते हैं, एनीमिया, और न्यू ऑनसेट डायबिटीज आफ्टर ट्रांसप्लांट, मींस ट्रांसप्लांट के बाद डायबिटीज आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ये सब स्टेरॉइड्स के साइड इफेक्ट्स है, और पर कुछ किया नहीं जा सकता, बिकॉज प्रॉस एंड कॉन्स हमें देखने ही पड़ेंगे, बिकॉज और कोई ऑप्शन नहीं है, लेना पड़ेगा। और ऑस्टियोपोरोसिस मतलब बोन्स का वीकनिंग होना, तो इसके भी चांसेस हो सकते हैं। और सोडियम एंड फ्लूइड रिटेंशन मतलब पानी भरना बॉडी में, फ्लूइड रिटेंशन, इसके भी चांसेस हो सकते हैं हम जब स्टेरॉइड्स ले रहे हैं। फिर इफेक्ट ऑफ इम्यूनोसप्रेसेंट्स, सभी इम्यूनोसप्रेसेंट्स क्यों क्यों दिया जाता है, सी किडनी हमें किसी और से मिला है, वो अपना नहीं है, तो फिर हमारे बॉडी के लिए वो कोई पराई चीज है, बाहर का, इट्स अ फॉरेन बॉडी, तो हमारा बॉडी यही ट्राई करेगा कि उसे वो रिजेक्ट करे, है ना, क्योंकि वो मेरे बॉडी को बिलोंग नहीं करता। तो हमारे बॉडी के इम्यूनिटी को सप्रेस करने के लिए इम्यूनोसप्रेसेंट देना पड़ता है, क्योंकि नहीं तो ये जो नया किडनी है उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है, बॉडी अपना जो है नए किडनी को रिजेक्ट कर देता है, तो ये सारा जो प्रोसेस है इट विल गेट फेल्ड। सो वो रिजेक्शन ना हो इसलिए लाइफ लॉन्ग इम्यूनोसप्रेसेंट लेना पड़ेगा। पर अगर उसके डाउन इफेक्ट्स ये भी है, अगर इम्यूनोसप्रेसेंट्स ले रहे हैं तो हमारा इम्यूनिटी कम रहेगा, मतलब हमारा चांसेस ऑफ गेटिंग इन्फेक्शन विल बी हायर, है ना। तो जैसे यूजुअली अगर आपका इम्यूनिटी पहले बहुत अच्छा था, पर अभी यू विल हैव टू बी मोर केयरफुल कि कहीं कोई ऐसी चीज ना कर बैठे कि हमको जितना कॉफ हो गया, कोल्ड हो गया, फीवर हो गया, हर छोटी चीज से हमें ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। सो स्टेरिलिटी, क्लीनलीनेस, हाइजीन, हर चीज का काम ध्यान रखना पड़ेगा। तो और उस सब को हेल्प करने के लिए इम्यूनोसप्रेसेंट्स मेडिसिन दिए जाते हैं, तो उससे क्या हो सकता है, लिपिड्स अपना, सॉरी, पोटेशियम ज्यादा हो सकता है, तो हाइपरकेलेमिया हो सकता है, बीपी ज्यादा हो सकता है, शुगर लेवल ज्यादा हो सकते हैं, नहीं तो फिर लिपिड्स मैंने जैसे बताया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, ट्राइग्लिसराइड्स, ये सब ज्यादा हो सकते हैं। तो इन सब को मेंटेन करना पड़ेगा, हमें सीखना पड़ेगा लाइफ लॉन्ग। फिर तीसरी चीज है न्यूट्रोपेनिक डाइट, जो इसी से संबंधित है कि न्यूट्रोपेनिक डाइट से हम इम्यूनोसप्रेसेंट्स ले रहे हैं तो हमें न्यूट्रोपेनिक डाइट भी फॉलो करना पड़ेगा, मतलब ऐसी चीजें जो पकी हुई हो और जो सेफ हो। अगर पकी हुई नहीं भी हो, जैसे फ्रूट है, फ्रूट को तो हम पका के नहीं खाते हैं ना, तो पर फ्रूट, ऐसा फ्रूट जिससे इन्फेक्शन के चांसेस कम हो, मतलब जैसे मौसम्बी हो गई जिसका स्किन थिक है ना, जो उससे इन्फेक्शन कहीं पे उसके अंदर कोई इन्फेक्शन हो, ऐसा ना हो, मतलब कई बार जैसे एप्पल हो गया, अभी नॉर्मल कोई बंदा अगर एप्पल खाता है उससे कोई इन्फेक्शन का कोई चांसेस नहीं हो सकता है, पर अगर किसी का ट्रांसप्लांट हुआ है और उसका इम्यूनिटी लो है, और उस एप्पल में थोड़ा सा भी अगर कोई अंदर किया गया है और उसमें थोड़ा सा भी इन्फेक्शन है, फंगस है, वायरस है, कुछ भी है, तो प्लांट ट्रांसप्लांट वाले पेशेंट्स को दे हैव मोर रिस्क ऑफ गेटिंग इन्फेक्शन बाय एनी स्मॉल थिंग लाइक दिस ऑल्सो, इसलिए खाने में ऐसी चीजें लेनी होंगी जो टोटली सेफ हैं। सो हम लोग देखेंगे क्या क्या चीजें हैं और क्या क्या एहतियात हमें बरतना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड। तो पहला है टू प्रिवेंट प्रोटीन एंड मसल लॉस, तो प्रोटीन का खास ध्यान रखना चाहिए पहले फेज में, जैसे मैंने बताया स्टार्टिंग फ्यू मंथ्स, क्योंकि अभी सर्जरी हुआ है, आपको वुंड हीलिंग होना है, अब वापस मसल मास बिल्ड करना है, तो कई बार
इट डिपेंड होता है 1.2 और 1.5 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, समटाइम्स मोर देन डिपेंड ऑन सिचुएशन। हमें प्रोटीन ज्यादा देना पड़ता है सो दैट द वुंड हीलिंग हैपन्स। सो फर्स्ट टाइम समटाइम्स इट कुड बी 6 वीक्स 8 वीक्स। सो हमें प्रोटीन रिक्वायरमेंट कैलकुलेट करके डाइटिशियन आपको देंगी जब आप हॉस्पिटल में हैं, एंड पोस्ट डिस्चार्ज आल्सो आपको क्या लेना है आपको बताया जाएगा। और प्रोटीन हैज टू कम फ्रॉम हाई बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन। सो बॉइल्ड एग whites, obviously everything has to be boiled, and lean meat means red meat जितना हो सके बिल्कुल नहीं लेना है। एग whites as much as possible, होल एग भी ले सकते हैं पर बहुत नहीं, जैसे रोज होल एग we can avoid, right? Boiled egg whites और boiled sprouts, अंकुरित दानों को बॉईल करके ले लिया। और मिल्क जो बॉईल करके अगर जो क्रीम बनता है तो उसको हम बॉईल करने के बाद फ्रिज में रखते हैं, तो उसमें जो क्रीमी लेयर बनता है हम उसे निकाल के मिल्क को यूज कर सकते हैं, उसी का दही बना सकते हैं, उसकी उसी से चाय कॉफी दही जो भी यूज कर रहे हैं स्किम्ड मिल्क का यूज करें तो एटलीस्ट फैट परसेंटेज कम होगा, प्रोटीन कैल्शियम सब कुछ सेम रहेगा। सो स्किम्ड मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट्स विल बी बेटर। तो वैसे ही बाकी पनीर हो गया, दाल हो गए, थिक दाल होना है, सांबर बनाना है तो थिक सांबर बना सकते हैं। अब जैसे महाराष्ट्र में उसळ बनाते हैं और फिर साउथ इंडिया में उसली बनाते हैं, तो बेसिकली पल्सेस स्प्राउट्स ये सब चीजें, जो चना हो गया, जो जो भी पल्सेस आप खाते हैं आपको उसका ज्यादा सेवन करना चाहिए। सी सर्जरी के बाद एक साथ ये सब कोई खा नहीं सकता, धीरे धीरे आपको लेना पड़ेगा। अगर सप्लीमेंट्स का जरूरत है तो डाइटिशियन आपको हॉस्पिटल में ले बताएंगे कि कितना लेना है क्या लेना है, तो वो आपको फॉलो करना है सो दैट आपका न्यूट्रिशनल स्टोर्स अच्छा बने रहे एंड यू आर रेडी टू फाइट फॉर एनी इन्फेक्शन और एनी मेटाबॉलिक इश्यूज दैट कम अक्रॉस। And adequate calories, you have to have good amount of calorie requirement to be met. So it usually will be 30-35 calories per kg body weight. This again varies. This is just for telling, will it general rule we are telling। हम एनर्जी काफी ले रिक्वायर्ड अमाउंट में लेंगे तो प्रोटीन विल नॉट बी ब्रोकन। जैसे मैंने बताया प्रोटीन का काम है रेगुलेशन, मेटाबॉलिज्म, बॉडी बिल्डिंग, इम्यूनिटी। अगर हम प्रोटीन को मसल को एनर्जी के लिए यूज कर ले तो वो वेस्ट हो जाएगा, है ना। तो इसलिए हमें इतना एनर्जी ऑलरेडी खाना चाहिए कि प्रोटीन को उस चीज के लिए छोड़ दे जो उसके लिए बना है ना। तो इसीलिए हमें कैलोरीज सफिशिएंट लेना चाहिए बट इन अ करेक्ट मैनर, ऐसा नहीं कि रॉन्ग टाइप ले। और हम इसका डिस्कशन करेंगे कि किस तरह का। और आफ्टर रिकवरी प्रोटीन हैज टू बी, जैसे मेंटेनेंस फेज में आपको 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट लेना है। नेक्स्ट स्लाइड। और ये मैंने जैसे बताया न्यूली ऑनसेट डायबिटीज आफ्टर ट्रांसप्लांट, सो बिकॉज ऑफ स्टेरॉइड्स बिकॉज ऑफ इम्यूनोसप्रेशन डायबिटीज आने के चांसेस होते हैं, शुगर लेवल राइज होने के चांसेस होते हैं। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, तो हमें देर इज नो ऑप्शन, हमें ये मेडिसिन लेना ही है। तो हमारा लाइफस्टाइल हमें इस तरह बनाना चाहिए कि हमारा शुगर लेवल हमेशा मेंटेन रहे। डिसिप्लिन वे है, ऐसा कोई पनिशमेंट नहीं है, कोई सजा नहीं है। यू विल बी एबल टू गेट अडेप्टेड टू इट वेरी इजीली और आपको बर्डन नहीं लगेगा। ठीक है, द बेस्ट पार्ट इज you'll be able to keep your sugars under control, your electrolytes will be under control, fluid management will happen very well। so सब कुछ काफी ठीक चलेगा अगर डिसिप्लिन वे है तो एज मैंने बताया कि स्टेरॉइड्स के कारण बॉडी का जो एबिलिटी होता है शुगर यूज करने का वो थोड़ा कम हो जाता है, तो इसीलिए स्टेरॉइड्स के कारण डायबिटीज हो सकता है। तो इसीलिए हमें खाने में क्या करना चाहिए बेसिकली कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा लेना चाहिए। तो थोड़े नाम भी बता सकते हैं कि स्टेरॉइड्स बेसिकली प्रेडनिसोन और वाइसोलोन और इम्यूनोसप्रेसेंट जैसे साइक्लोस्पोरिन, टैक्रोलिमस, ये सारी चीजें दी जाती हैं। और यूजुअली अराउंड 50, ये स्टडीज बताते हैं कि अराउंड 53% पेशेंट्स जिनका ट्रांसप्लांट हुआ है उन्हें डायबिटीज डेवलप हुआ है। ठीक है, तो अगर डायबिटीज आ गया तो जो नया ग्राफ्ट है, जो नया किडनी है, उसका फंक्शनिंग सब कुछ इफेक्ट कर सकता है। मतलब जितने साल अगर 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 आपका शुगर लेवल कंट्रोल है तो शायद आराम से 30 साल 40 साल आराम से निकल जाएगा। अगर शुगर कंट्रोल नहीं है तो शायद 5 साल 6 साल भी मुश्किल हो सकता है। इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी कीप आवर शुगर्स अंडर कंट्रोल। नेक्स्ट स्लाइड। तो क्या करना है डायबिटीज या इसको कंट्रोल करने के लिए, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। ही हमें कार्बोहाइड्रेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा नहीं चल सकता। वी नीड कैलोरीज ऑब्वियसली एंड इट हैज टू कम फ्रॉम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स।
So obviously simple sugars also will come here and there, but majorly your requirement has to come from carbohydrates, complex carbohydrates. और हमारे खाने के कॉम्पोजिशन में मैक्सिमम 60 to 65% ऑफ परसेंटेज के अंदर होना चाहिए कार्बोहाइड्रेट्स का। तो किस तरह का चीज, हम जो धान्य लेते हैं, सिरी धान्य जो लेते हैं, जैसे रागी हो गया, राइस, वीट, ज्वार, बाजरा, हम जो भी ले रहे हैं वो अल्ट्रा प्रोसेस्ड नहीं होना चाहिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो रेडी टू कुक, रेडी टू यूज, ऐसा नहीं कि जो है ना रेडीली पैकेज में है, आप जो उसको गर्म पानी में डालिए और वो 2 मिनट में रेडी हो गया, या 5 मिनट में जस्ट रेडी टू कुक। ऐसे वाले ऑप्शंस को हमें कम करना चाहिए। ये अलग बात है कि कभी आप बहुत लेट हो रहे हैं, कभी काम का प्रेशर ज्यादा है, अगले दिन के लिए रेडी नहीं है, rarely ऐसा कभी चांस है, or you're using a processed food, it's okay, but on a daily basis or a frequent basis using some processed food is not that good, and even keeping some energy bars, using it for all the time, because as much as possible processed one we can avoid as much as possible। तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में होता ये है कि उसमें फाइबर ज्यादा होता है, ठीक है, तो आपका शुगर स्पाइक नहीं होगा। तो अगर आप एग्जांपल ले एप्पल का और एप्पल जूस का, जब हम एप्पल खाते हैं तो उसको तोड़ने का काम दांतों से होता है ना, तो जूस इसमें क्या होता है, ऑलरेडी मिक्सर ग्राइंडर में डालते हैं, सब कुछ ऑलरेडी मिक्सर ग्राइंडर कर देता है, और हम जब बॉडी में लेते हैं उसको ज्यादा वक्त नहीं लगता कि हम लें और ब्लड शुगर लेवल राइज हो, ज्यादा टाइम नहीं लगता। पर अगर हम एप्पल फुल खाते हैं तो चबाने में टाइम लगता है, और धीरे धीरे जूस सिक्रेट होता है, वो अंदर जाता है, फिर एब्जॉर्ब होता है, फिर धीरे धीरे ओनली वो एक ही साथ शुगर स्पाइक कभी नहीं होता है। पर जूस में अगर डायबिटिक है, शुगर स्पाइक होने के चांसेस है, करेक्ट। तो और जितना ज्यादा शुगर हम बॉडी को देंगे उतना ज्यादा बॉडी को ट्रिगर करेगा कि वो इंसुलिन प्रोड्यूस करे, और जितना ज्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस होते जाएगा इंसुलिन रेसिस्टेंस भी ज्यादा होते जाएगा। तो हमें ये ध्यान रखना है कि आपका जो प्लेट है बैलेंस्ड रहे। तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होना चाहिए, लो ग्लाइसेमिक फूड, हम जैसे लो ग्लाइसेमिक, मीडियम, हाई ग्लाइसेमिक, तो खाने डायबिटिक के लिए फूड को हम इस तरह डिवाइड करते हैं, लो, मीडियम और हाई। सो अब कई लोग बोलते हैं, जैसे मैं शुगर नहीं, मैं केवल है ना शक्कर के बजाय मैं गुड़ लेता हूँ, मैं हनी लेता हूँ। तो सी आप ग्लाइसेमिक लोड या इंडेक्स के एंगल से देखें तो सारे के सारे सेम ही हैं। तो जितना टाइम शुगर लेता है आपका ब्लड शुगर लेवल राइज करने में, उतना ही टाइम गुड़ और हनी भी उतने ही टाइम में शुगर लेवल राइज करता है। तो ऑब्वियसली वील हैव टू अवॉइड एवरीथिंग, ऑल आर सेम व्हेन इट कम्स टू ग्लाइसेमिक इंडेक्स और लोड, ठीक है। तो सिंपल शुगर्स को हमें ऑब्वियसली अवॉइड करना है। पर हाँ, अगर आप बहुत एक्टिव है, फिजिकली एक्टिव है, आपका ब्लड शुगर लेवल बिल्कुल मेंटेन्ड है, इट इज नॉट गोइंग बियॉन्ड द लिमिट, यू कैन ऑब्वियसली effort to take, it all depends how well you are able to maintain your blood sugar levels, ठीक है। And you have to maintain your balance your meals with good amount of protein and vegetables। so जैसे मैंने बताया, अब जैसे एग्जांपल मैंने एप्पल का लिया, एप्पल, होल एप्पल में केवल जूस नहीं होता है, उसके साथ फाइबर भी होता है ना। तो सेम उसी तरह आप एक खाने का प्लेट का अगर आप एग्जांपल लेंगे, तो केवल अगर आप सीरियल्स ही लेंगे या केवल प्लेन पोटैटो ही लेंगे तो उसमें ऑब्वियसली फाइबर कम रहेगा। पर अगर उसके साथ अगर बहुत सारी सब्जियां हैं, स्प्राउट्स है, सलाड है, तो ब्लड शुगर लेवल स्पाइक नहीं करेगा। तो इसलिए एक आपका बैलेंस्ड मील ऐसा होना चाहिए जिसमें रोटी भी है, थोड़ा चावल भी है, और बहुत सारा सलाड है, बहुत सारी सब्जी है, दही का या रायता ले सकते हैं। और फ्रूट को आप थोड़े देर बाद, यू कैन हैव इट एज अ मिड मॉर्निंग स्नैक और एन इवनिंग स्नैक, एक ही साथ कंबाइन ना करें तो भी ठीक है, बिकॉज ऑफ द लोड ऑफ द फूड, दैट्स इट। और सैलेड खूब खाना चाहिए, और ऑफ कोर्स इट डिपेंड्स अपॉन योर बॉडी वेट। ऐसा नहीं कि कोई ऑलरेडी अंडर वेट है और बहुत सारा सैलड दिए जा रहा है, क्योंकि उसका वेट और कम होते जाएगा। सो समवन हु इज ऑलरेडी ओबीज और हु इज डायबिटिक, सीवियरली डायबिटिक, ही हैज टू मेक श्योर दैट एटलीस्ट हाफ ऑफ हिज प्लेट इज हैविंग गुड अमाउंट ऑफ वेजिटेबल सैलेड। अब सैलेड, अब मैंने बताया कि आपको रॉ नहीं खाना है न्यूट्रोपिनिक डाइट में, तो सैलेड कैसे खाएं। तो एक तो ये बात है, अगर आप घर में ले रहे हैं अच्छे से धो के, आप जो भी खाना, तो आप अच्छे से धो के क्लीन करके ले रहे हैं, तो उसमें कोई ज्यादा डरने की बात नहीं है।
नहीं तो भी अगर इवन आपको इंटॉलरेंस है तो आप वेजिटेबल को स्टीम कर सकते हैं, ग्रिल कर सकते हैं, रोस्ट कर सकते हैं, सो इट डिपेंड्स ऑन यू। यू हैव टू मेक श्योर दैट इट इज केप्ट क्लीन एंड हाइजीनिक। ठीक है। एंड so along with your meals, good amount of protein, along with your carbohydrates, protein and vegetable has to be there. And in between snacks also, it's a good way of adding good amount of proteins in your diet. तो शाम का स्नैक्स हो गया, जैसे मैंने बोला, उसल ले सकते हैं, मटकी ले सकते हैं, मखाने ले सकते हैं, और फिर रोस्टेड चना ले सकते हैं, एग वाइट्स का ऑमलेट, मूंग का सैंडविच, पफ राइस, इसमें और तो जैसे भेलपुरी जैसा कुछ ले लिया। तो कई चीजें हेल्दियर ऑप्शंस हम स्विगी या जोमेटो में हमेशा कुछ अनहेल्दी चीजें ही ऑर्डर करने के बाद बजाय कुछ हेल्दी चीजें भी ऑर्डर कर सकते हैं। बेटर देन दैट घर में ही बना सकते हैं। ये ऑब्वियसली जिनका ट्रांसप्लांट हुआ है उनके लिए तो मैं बता ही नहीं रही कि आप ऑर्डर करें, आप जो भी ले घर का बना ही ले, बाहर का तो आप ऑर्डर कर नहीं सकते। जनरली लोगों के लिए बता रही हूँ कि ऐसा नहीं कि आपको गलत चीजें ही ऑर्डर करनी है, यू कैन ऑलवेज ऑर्डर गुड वंस ऑल्सो। ठीक है। सो यू नीड टू हैव see, cooking is not something which is takes a lot of time. It's just you need to have a planning for that. ठीक है। मेंटेन एन आइडियल बॉडी वेट एज मच एज पॉसिबल। आपका नियर आइडियल बॉडी वेट है तो प्रिफर है, क्योंकि जब हम जितना ओवरवेट ओबेसिटी की तरफ जाते हैं हमारा इन्फ्लेमेशन ज्यादा होता है। इन्फ्लेमेशन के कारण काफी सारी बीमारियां होती हैं। ओबेसिटी हो गया, आर्थराइटिस हो गया, कैंसर, कार्डियक इश्यूज, बहुत सारी चीजें इन्फ्लेमेशन के कारण ही ज्यादा होता है। नेक्स्ट स्लाइड। क्या करना है, लिपिड्स ज्यादा ना हो और हमारा हार्ट हेल्थ अच्छा रहे, उसके लिए क्या करना है, ट्रांस फैट्स को हमें अवॉइड करना है। ट्रांस फैट्स क्या होता है, ये बेसिकली फैक्ट्रीज में बनते हैं और अंडर प्रेशर हाइड्रोजन दिया जाता है। जो भी ऑयल होता है, जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर, उसमें हाइड्रोजन डाल के उसको सॉलिड बनाया जाता है। तो जब सॉलिड बनाया जाता है तो जो भी चीजें उससे बन के तैयार होती है वो शेल्फ में काफी महीनों सालों तक भी रहती है। तो वो होता है ट्रांस फैट। सो ट्रांस फैट्स ऑलमोस्ट सारे प्रोसेस, आप जो भी ये नमकीन हो गई, सेवरीज हो गई, सब में होना ही है। और ऑब्वियसली लेबल कहेगा जीरो ट्रांस फैट्स, बिकॉज गाइडलाइंस ये है कि अगर वो 2% से कम है तो दे कैन शो इट एज जीरो। पर जीरो होता नहीं है, क्योंकि एज जज बताया, क्योंकि 2% से कम है इसलिए जीरो बताया, पर वो 1.9 होगा, 1.8 होगा। पर अगर आप दिन भर में कई सारे प्रोडक्ट्स 1.8 1.9 प्लस 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 करेंगे तो वो इट में गो बियॉन्ड 5 6 ऑल्सो। और ये जब बिल्डअप होते जाता है ये आपका रिस्क ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस ज्यादा करते जाता है। और बेकरी प्रोडक्ट्स में तो होना ही है, ट्रांस फैट्स होगा, और आपके सारे नमकीन, पैकेज फूड्स, बिस्किट्स, कुकीज, सब में रहता है। तो जितना हो सके इसलिए एज मच एज पॉसिबल, जैसे ओल्डन डेज में था, ऑफ कोर्स ये बोलना मुश्किल है और किसी को कंट्रोल करना मुश्किल है, पर जितना हो सके। सी हम तो जब छोटे थे ऐसा नहीं था ना कि हर रोज हर हफ्ते बाहर का खाना, ऐसा तो नहीं था। ये तो अभी का ट्रेंड है कि हर सैटरडे संडे बाहर ही खाना दिखता है, पूरे स्ट्रीट्स फुल होते हैं, घर में शायद खाना बनता ही नहीं है। तो ये सब अभी का है, पर पुराने में जमाने में तो ऐसा नहीं था। और सारे प्रॉब्लम्स तो अभी हैं, पहले तो इतने प्रॉब्लम्स थे भी नहीं। ऑल दिस मेटाबॉलिक इश्यूज, तो ये तो कॉइन भी नहीं था वर्डिंग्स, ऑल these these all things are new. It's all because of lifestyle. Don't know you should call it as fortunate or unfortunate. It's unfortunate because we are getting it, fortunate because we can control it. ये लाइफस्टाइल रिलेटेड चीजें ऐसी हैं जो हम कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। सो आई थिंक इट्स स्टिल फॉर्चुनेट दैट इट्स लाइफस्टाइल रिलेटेड, वी कैन कंट्रोल क्वाइट अ लॉट। The cooking oils can be used in rotation, because कई लोग पूछते हैं कौन सा ऑयल अच्छा है। ये ऑयल सारे ही अच्छे हैं। आप सनफ्लावर हो गया, राइस ब्रांड, ग्राउंडनट हो गया, और सेसमे हो गया, जिंजली, आप जो भी यूज कर रहे हैं, मूंगफली का आप जो भी यूज कर रहे हैं, आप या तो सेम प्रोपोर्शन में यूज कर, जैसे सनफ्लावर और राइस ब्रांड मिक्स कर लिया 1:1 रेशियो, या 1:2:1, तीन ऑयल्स को इस तरह रेशियो में मिक्स कर सकते हैं, ब्लेंड कर सकते हैं। नहीं तो एक महीने सनफ्लावर, नेक्स्ट महीने ग्राउंडनट, ऐसे भी आप रोटेशन कर सकते हैं। क्योंकि हर ऑयल अपने में ठीक है, उसका जो कॉम्पोजिशन है, बस म्यूफा और प्यूफा का जो रेशियो है वो चेंज होता है। कैलोरी वाइज ऑल आर सेम। ऐसा नहीं कि ऑलिव ऑयल एकदम बढ़िया है और अपना इंडियन ऑयल कम है, ऐसा कुछ नहीं है। कैलोरी वाइज ऑल आर जस्ट द सेम। 1 ml ऑफ एनी ऑयल विल गिव यू 1 कैलोरी ओनली। तो
तो आपको वो कॉम्बिनेशन करें तो भी अच्छा है, पर अगर आपका जैसे कोई डिश आप जैसे केरलाइट कुछ स्पेशल डिशेस कोकोनट ऑयल में ही अच्छा लगता है, बंगालीज कई चीजें मस्टर्ड ऑयल में ही पसंद है, सो probably you can keep few oils just for that, but ultimate net amount of usage has to be well within the limits that you have been told to. Then low fat dairy products, जैसे मैंने बताया, see it's only the animal products which is high in fat and which gives you direct cholesterol. So कोई भी plant product से आपको direct cholesterol नहीं आता है। तो जो दूध भी है उसमें भी जो हम जो फैट ऑफ कोर्स मिलता है, ऑब्वियसली टू मच ऑफ सैचुरेटेड फैट कैन देन लीड टू कोलेस्ट्रॉल, सो आप स्किम करके यूज कर सकते हैं मिल्क को। पनीर भी अगर बन सकता है घर में स्किम्ड मिल्क से, वो बेटर है। सो लो फैट डेयरी ऑप्शंस आर गुड, इसलिए आपको दूध लेना बंद करने की कोई जरूरत नहीं है। सो स्किम्ड मिल्क इज ओके, but now, of course, we understand the problems we have in the dairy production also, so can't do much about that. Then lean meat means fish, not fried fish. It can be fish curry instead of a deep fried fish. Chicken skinned out and boiled, and yeah, no red meat, and deep fried foods has to be limited. Next slide. Sorry to interrupt, ma'am. Just a time check. It's 30 minutes and over. Yes, Thank you. yes, Yeah. yes. So ऑस्टियोपोरोसिस हमें अपने बोन हेल्थ का ध्यान रखने के लिए जितना हो सके सनलाइट एक्सपोजर करना चाहिए, एटलीस्ट 15 to 20 minutes बिटवीन 10 AM to 2 PM। और ऐसा नहीं कि बुर्खा डाल के या पूरा ढक के सन पूरा फुल आर्म शर्ट पहन के, ऐसा नहीं होना चाहिए, सो दैट हमको जो सनलाइट एक्सपोजर ज्यादा होगा तो विटामिन डी का प्रोडक्शन भी होगा और कैल्शियम रिच चीजें लेनी पड़ेंगी। और ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ दिस डॉक्टर वुड हैव टोल्ड यू कि आपको ये मेडिसिन लेना है कैल्शियम के लिए, मिनरल के लिए, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस के लिए, जो जो भी आपको सप्लीमेंट्स डॉक्टर ने बताया है आपको वो लेना रहेगा। नेक्स्ट स्लाइड। बीपी, हाइपरटेंशन और फ्लूइड रिटेंशन, सो जितना हो सके ऊपर से इवन आपका ट्रांसप्लांट के बाद हम ये बोलेंगे कि आपको सॉल्ट पूरी तरह आपको छूट नहीं रहेगी कि आप जितना चाहे सॉल्ट ले सके, आप जितना हो सके 3 to 4 ग्राम्स पर डे उतने में ही होना चाहिए। अब कितना पता है आपको 3 ग्राम्स या 4 ग्राम्स कितना होता है? आप अगर एक स्पून ले, आपको स्टैंडर्ड मेजरिंग स्पून मिलता है, ठीक है, अब जैसे कप मिलते हैं स्पून भी मिलता है, तो उसमें आप एक लें, उसको लेवल ऑफ कर दे तो वो होगा 5 ग्राम्स, उसमें से आप एक चौथाई निकाल देंगे तो जो बचा रहेगा वो होगा 4 ग्राम्स। तो आपको पूरे एक दिन का खाना जितना हो सके आप उतने में ही करने में ट्राई कीजिए, सो दैट आपको ये फ्लूइड रिटेंशन का, क्योंकि हम जितना सॉल्ट ज्यादा लेंगे उतना फ्लूइड भी रिटेंशन होता है, ठीक है। तो सॉल्ट ऊपर से सॉल्ट आने की आदत नहीं होनी चाहिए। और ये केचप, सॉस, पापड़ हो गया, बहुत सारा अचार लेने की चीजें आदत हो गई, या फिर बाहर के जो चिप्स हो गए, ये सारी चीजें कम ले तो बेटर है, क्योंकि इसमें काफी सारा सोडियम होता है। हर चीज में सोडियम होना ही है, भले ही सॉल्ट ना हो, सोडियम डेफिनेटली होता है। तो इस केवल सॉल्ट नहीं है सोर्स सोडियम का, बहुत सारी चीजें, अगर आप एक स्वीट भी खरीदेंगे तो भी इसमें सोडियम रहेगा, आप लेबल चेक करेंगे तो पता लगेगा। तो इसलिए एक्सेस ऑफ सॉल्ट वी हैव टू अवॉइड, एंड फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा अब तक, जैसे आपको फ्लूइड का रिटेंशन रेस्ट्रिक्शन था, ट्रांसप्लांटेशन के बाद आपको ज्यादा लेने बताया जाएगा, एटलीस्ट स्टार्टिंग फ्यू डेज तो आपको ज्यादा वाटर लेने के लिए बताया जाएगा, सो दैट आपके नए किडनी का इरिगेशन हो, गुड अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोडक्शन हो, तो इसलिए आपको फ्लूइड का रेस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा। नेक्स्ट स्लाइड। अगेन पोटेशियम हाई होने के चांसेस हो सकते हैं, जैसे मैंने बताया, अगर नया किडनी टाइम ले रहा है काम करने के लिए तो ये सब चीजें हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। इवन पोस्ट ट्रांसप्लांट बिकॉज ऑफ सम मेडिकेशन अगर आपका पोटेशियम ज्यादा होने के चांसेस है तो हमें ये सब चीजें ध्यान रखनी रहेंगी, जैसे मैंने बताया स्टेरॉइड्स हो गए और इम्यूनोसप्रेसेंट्स, कई बार मैग्नीशियम या पोटेशियम ज्यादा होने के चांसेस रहेंगे। तो आपको जो पहले बताया गया है कि जिस चीजों से पोटेशियम ज्यादा होती हैं वो सब चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट स्लाइड। Neutropenic diet, again, sterile food, we have to take care. That's anything which is uncooked, we have to try to avoid. So, ज्यादा फूड परचेज हो गया, स्टोरेज हो गया और प्रिपरेशन हो गया, हर चीजों में हमें न्यूट्रोपेनिक ध्यान में रखना चाहिए कि जितना हो सके वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट दैट। अनपास्चराइज्ड मिल्क, जैसे पैकेज्ड मिल्क है,
ही वही लेना है, नहीं तो अगर आप नॉर्मल ले रहे हैं दूध, अगर गाय से बफेलो से ले रहे हैं, तो इट हैज टू बी बॉइल्ड एंड यूज्ड, विदाउट बॉइलिंग वी कैन नॉट यूज इट। एंड रॉ वेजिटेबल्स ऑफ कोर्स अवॉइड करना है, आपको कुक्ड ही लेना है। दिस इज आई एम टेलिंग, यूजली फर्स्ट 3 to 6 मंथ्स हमें न्यूट्रोपिनिक रेस्ट्रिक्शन काफी स्ट्रिक्टली आपको फॉलो करना पड़ेगा, लाइफ लॉन्ग। उसके बाद आपको ऑब्वियसली घर का आप खाना खाते रहेंगे तो यू विल बी ऑब्वियसली टेकिंग केयर आउटसाइड का खाना, व्हाट टू what place to choose, you have to be careful. जैसे वेल वाटर वील हैव टू अवॉइड, एनीथिंग हैज टू बी, ऐसा नहीं कि हमेशा बॉइल्ड वाटर ही हो, बट अगर गुड फिल्टर्ड वाटर, बॉटल्ड वाटर, एनीथिंग विच इज स्टेराइल, यू डोंट हैव टू वरी देन। And raw undercooked meat, especially with non-veg, because non-veg, especially uncooked non-veg से जितना हार्म हो सकता है अनकुक्ड वेजिटेबल से बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, कभी अनकुक्ड वेजिटेबल खा लिया, कभी थोड़ा लूज मोशन शायद हो जाए, बट अनकुक्ड नॉन वेज से काफी और परेशानी हो जाएंगी, तो इसलिए कभी भी कुक्ड ही होना चाहिए आप नॉन वेज ले रहे हैं तो। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, तो ये सब हो गए मेरे, प्रेजेंटेशन मेरा हो गया। आई वॉन्ट यू टू आस्क क्वेश्चंस सो दैट मैं आपका आंसर दे सकूं। Yeah, thanks a lot, Doctor. It was very informative presentation, so thanks a lot. So let's move on to the question Q&A section. We do Sure. have a lot of questions, मैम। बहुत सारे questions हमारे कम्युनिटी ने पूछा है, बट मैं क्या करूँगा, बहुत सारे आंसर्स भी आपने इनफैक्ट स्लाइड्स में बता दिया है, तो I'll just filter it out few Sure. of those. Yeah. So the first question I would like to ask you, ma'am, even though you have covered a bit of it, like vegetables and all that, but what food should I avoid to prevent rejection or infection? Because this is a common question which, if we are, most of the transplant patient have that, and when I go out, ये खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए. We understand that uncooked, yeah, all that raw we should avoid. But in general, if he talks about veg, non-veg, what food we should avoid to prevent rejection or infection? या सो जैसे अगर आप ग्रुप वाइज ले, अभी मिल्क डेयरी प्रोडक्ट्स में ले लिया, तो जैसे मिलता है एनीथिंग पैस्चराइज्ड होना चाहिए। अभी जैसे Mm-hmm. अगर चीज है, बटर है, प्रॉपरली whatever you have taken as a packaged one, you have to cook it. At least I will say for anything, first 6 months, you have to be really strict. Mm-hmm. Anything you have to cook it, grill it, roast it, anyways you can do. And milk also has to be pasteurized. And curd, ghar ka bana, no issues. And outside also, set curd is okay. So you'll have to just be careful of that. I see roadside vendors में Mm-hmm. ऑब्वियसली आपको अवॉइड करना पड़ेगा। और फूड वाइज, आप जैसे फूड फ्रिज में आप स्टोर कर रहे हैं, Mm-hmm. तो ऐसा नहीं कि ऊपर मतलब कुछ नॉन वेज स्टोर कर रहे हैं एंड सम Mm-hmm. ड्रिपिंग्स ऑफ दैट फॉल्स ऑन सम फूड विच इज केप्ट बिलो दैट, सो ऑलवेज Mm-hmm. कुक्ड फूड शुड बी ऑलवेज स्टोर्ड ऑन द टॉप वंस। पहले तो मैं ये बोलूंगी कि खाने को फ्रिज में रखने की जरूरत नहीं है, आप जितना बनाते हैं यूज कर फ्रेश लीजिए। खा के। हम्म। पर आज के ट्रेंड में अगर कई लोग अगर नहीं कर पाते हैं और बच जाता है, यू शुडंट करेक्ट। बी टेकिंग आउट एंड रीहीटिंग। ये भी अलग चीज है कि आपको कहीं भी एटलीस्ट पोस्ट ट्रांसप्लांट कोई भी पुरानी चीजें आपको नहीं लेनी है। ठीक है, कोई और खा ले, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको पुरानी चीजें रीहीट करके नहीं लेनी है। But as such, also any other things you have to keep on the no, top shelf has to be for cooked food, and anything below that can be raw vegetables. And yeah, these are the major things All right. I've already told. Yeah. Thank you, ma'am. So just follow up question on that. So we strictly know in case if it is, I mean, refrigerated plus we use micro oven to heat and eat, right? So we should ideally avoid those process, right? Keeping Yes. it in the refrigerator, getting out again, microwave and heating it and eating, right? Rather than just prefer for a fresh food, right? Yes. All right. Thank you, ma'am. Yeah. So next question would be, ma'am, how can I manage electrolyte imbalance and maintain healthy blood pressure? या सो इलेक्ट्रोलाइट्स, अगर जैसे सोडियम बहुत लो हो रहा है, हाई हो रहा है, Hmm? वी हैव टू जस्ट बी केयरफुल ऑफ दैट। कई बार क्या होता है, सोडियम बहुत लो हो जाता है अगर हमारा वाटर इनटेक बहुत ज्यादा है, तो Hmm. वन ऑलरेडी सोडियम जैसे 120 है, 8 है, एंड आउट ऑफ समथिंग यू, बिकॉज ऑफ सम रीजन यू कीप टेकिंग लॉट ऑफ वाटर, इट कीप्स डाइल्यूटिंग योर सोडियम लेवल, सो दैट कैन कॉज
hallucinations also. So हमें ये ध्यान रखना है कि अगर आपको already you are susceptible for such dearranged electrolytes, you have to be just careful of that, and accordingly fluid restriction also has to be taken. So if you are under the care of a doctor and dietitian, they will tell you exactly how much you have to be under the restriction. So even same goes with the potassium. If potassium अगर low है तो हाई Hmm. पोटेशियम लेना पड़ेगा, अदरवाइज यू डोंट हैव टू रेस्ट्रिक्ट एनी हाई पोटेशियम रिच फूड्स। तो अगर अभी किडनी का फंक्शनिंग ठीक से नहीं हो रहा है और नया किडनी का ले रहा है, टाइम ले रहा है, और पोटेशियम हाई है, तो आपको पोटेशियम का रेस्ट्रिक्शन करना Hmm. पड़ेगा, अदरवाइज देयर इज नो नीड टू अवॉइड एनी पोटेशियम रिच फूड्स। Understood. Yeah. This question is a little bit different, but being a Bangalorean and being most of cities have a TDS level, right? So especially in Bangalore, we see. So the question is that what will be the ideal TDS of drinking water? Yeah, see, as per BIS for us, it's up to 600 is fine. Mm-hmm. Mm. And that's how usually, even when All people right. come to set, that's how they keep it. Okay. And what are the calcium containing vegetables? So if you can probably give us some Yeah, examples of good calcium vegetables that can be consumed, ma'am. Yeah. yeah. So skimmed milk and its products are there. Mm-hmm. Spinach is there. All dark green leafy vegetables. Mm-hmm. So we have a lot of amaranth, done to Mm. what we call, Okay. and spinach is there, and methi is there. All, I mean, you don't have to choose anything. You just take all dark green leafy vegetables. Make sure at least 3 to 4 days a week you can have, because toast transplant you don't have any restriction. You can obviously Mm. take greens as such, also no issues. And see, sesame seeds, it is very good in calcium. That also helps. And those who eat non-veg can obviously take sardines, salmons, all that will help. Mm. All right. Okay. Um, what kind of diet is necessary for a patient to live long, and what would be the follow-up with a dietitian? The question why it is, ma'am, because for instance, we meet a nephro a quarterly or a 6 monthly based on our, TAC level test and all that. So do we have a pattern of how do we ensure, or is a frequency when we should meet our dietitians? Yeah. So it's good at least first few weeks whenever you're coming to see the Mm. nephro, if you are giving at least Mm. coming twice, at least once you can see the dietitian also. Mm. First few weeks it would be good, so that that hand holding will be there. Once you're off few excessive medication, because first few weeks it will be, medications will be more, and then no need to taper down. Then after that, once you go on that maintenance level, dietitian will tell from now, because as I explained about no diet and everything, how there are chances of increased lipids, increased susceptibility for diabetes. Dietitian will actually at time of discharge only we shall tell whatever Yeah. things. But again, at the end of 6th month, you can always see Mhm. a dietitian. And Mhm. once in a year, it's good, because for Okay. anyone we tell, do a health checkup. So once a year, good to see a dietitian. All right. Yeah. Um, I think you covered a bit, but other than salt, I would like to ask, ma'am, diet plan for a high or a lower blood pressure post-transplant, because most of the transplant community have a higher blood pressure, post-transplant as well. So that is what the primary intake, which you also covered in a slide. But other than that, do you suggest or guide in terms of food, what things could be avoided or how it can be managed better, the blood pressure, with the diet? Yeah, so see, we actually see two kinds of thing happening. Many a times their Hmm. appetite would be low and their intake would be low, but sometimes Hmm. what happens is because of years of restrictions, suddenly they feel like, there's so Understood. much of choot, so much of freedom, and they kind of Mm, go beyond the limits. understood. And that definitely, because थोड़ा यहाँ से थोड़ा वहां से मिलना के Correct. काफी ज्यादा हो जाता है, तो salt, other than salt also there are so many sources of sodium which comes from all the means. So that and exercise वो बहुत ज्यादा है, and weight matters a lot. With every few kgs of increase in your weight, the BP levels also will Mm, be increasing. So that's important that we make all sure. right, ma'am. Yeah, thank you. Yeah. Uh, for non okay, so how many times I can take in a week? So the question is regarding non-veg. So how many times I can take within in a week? So As do I we have a hard rule that only one time, two time, three times, or is it just up to an individual how Yeah. and what he eats? Yeah.
Yeah. So red meat, as I usually say, as much as Mm, possible, avoid it for various reasons, mm, innumerable reasons. Chicken skinned out and boiled probably twice a week. Egg daily you can have to meet up your mm, protein requirements. Even 2 or 3 per day also is okay. Fish mm, curry can be 4 days, 3 days, 4 days a week. Easy. mm. Yeah. So you covered about the edible oil, so I'll just skip this. Leaching should be continued or discontinued after TX. So most of the community, as you know, ma'am, on dialysis, they ensure that, excess, whatever they do, it process and then prepare the food or vegetables. So it is still the best way to do Hmm. it after post-transplant as well. See, actually, leaching we don't even suggest before the transplant also. So, Mm, leaching mm, of vegetable especially we would not suggest, because when you leach apart along with potassium, many other minerals go. So, what you eat yeah. just is just the Mm, solid food rather mm, than the nutrient itself. So, we usually say even before all this story of transplantation happens, when you're on dialysis or not on dialysis, so mhm, food which comes under high potassium, you may take it rarely and take in a small quantity, but everything else you can always take. See, it's 100 grams may give so much of potassium. You may not be taking so much of everything else, so you don't be, oh, don't have a phobia of food, and don't unnecessarily leach everything and have. So mm, those which fall on the high potassium you may take once a week, but rest everything you can please take, like medium ones you can have 3 times in a week. High can be once a week. Low you can daily take, but don't leach out. Yes, if it's the potassium is very much of a concern, if your levels are not getting controlled, legumes and all obviously have to leach, mm. but vegetables no. So post transplant or during dialysis, definitely not needed. All right, ma'am. Thank you for that. Yeah. So next question, ma'am. What are the best foods to eat to support bone health? Yeah. So as I told, calcium rich foods and Mm, exposure to sunlight. So mm, when you say calcium, phosphorus also is important. And mm-hmm, phosphorus, whatever food has phosphorus, it also has protein. Basically, protein rich foods have phosphorus also. mm, So we have to just, you can't cut down, right? If you are on dialysis and you have to take high protein, you can't say, I want protein, I don't want phosphorus. It will come anyway. So you don't have to worry of that part. Doctor will give phosphate binders. What you have to worry is how you cut down on the processed food, because that gives you good amount of phosphorus. So you do that part, that should be enough. So calcium rich foods and vitamin D, and cut down on the habits which reduces your the stored calcium levels, means taking too much of coffee or tea, or taking coffee tea right after the breakfast or lunch, because that doesn't allow absorption of the calcium. And being physically inactive, taking too much of phosphorated drinks, mm. sodas, that Provided. can be reduced. All right, ma'am. Yeah. Okay. Now in the social world, we always get influenced by the community or the Instagram and also. So most of people, ask that, do we have a specific diet or can we follow like keto diet, vegan, all that, right? So how can I ensure I'm getting enough nutrients from it? So first question, let me break it into two, ma'am. Hmm. Is it allowed for transplant community that we opt for it, be it a vegan or be it a keto, whatever it is? And then second, in case if you're doing it, is it good? If yes, how I'm getting enough nutrients from it? Can we go for it, ma'am? Yeah. So there are different, it's a way too different. Keto is Hmm. different, vegan is Correct. different. Keto is, first of all, keto, what is propagated in social media is absolutely a misnomer, because it is not Hmm. keto. Keto is something where you have to absolutely give only so much of fat that there is Hmm. no glucose at all being produced. It's only the ketones which is produced, and you have to literally, you should be able to measure it, that so many 4+4++ is Hmm. getting produced or Hmm. not. So it's Hmm. absolutely not a keto. Hmm. So, and that too, if you, and that's why people do end up doing lot of mess up with their health. Understood. Hmm. And because by doing keto, the lipids goes high, fatty liver develops, it progresses, and Hmm. all the lipid profile goes up. So is it worth? You can do a keto only if you have consulted a dietitian who is meant for it. You can always see all these things. You can please meet the qualified person, Hmm. a professional Hmm. who is a dietitian who has studied 5-6 years in this field. And because keto, obviously, it's a total thing. Is it worth doing post transplant? Will your kidney be able to take it?
and what is the need of doing it. You have to discuss all that. Vegan, yes, of course. I mean, if you're that's your choice, you'll have to just make sure that you'll have to take B12 supplements, D Mm. supplements, so that you make up for the deficiencies which are coming. But there are many other things so you'll have to individually sort out with the dietitian what is your intention and should you go ahead or not with it. All right. Yeah. So does any food hamper absorption of microfluorescent or tacrolimus? So Yes. any, Mm. okay. So we Yeah. know medicines has the side effect, but any food has the side effect. Yeah. That's the question I'm here. Yes. So see, there will be food drug interaction, nutrient drug Mm, interaction will be there. Actually, mm, with everything, with every food, with every medicine only, some food nutrient and drug interaction will be there. But everything is not very important. But there are few which are very important. Like, mm, obviously people, doctors would tell, take this right after the meal or give a gap of half an hour and then take. So this is all because of the interaction. So that is normal, like don't take along with milk, or those are the normal things. But there are few things which do have a major impact. So when it comes to immunosuppressants, we tell people to avoid grapefruit. So grapefruit is chakota, in Hindi chakotara. mm, So mm, that should not be taken because mm. it can reduce the absorption of the immunosuppressants. All right. Grapefruit, I Uh, didn't mistake it with grapes. It is like big fruit, like orange, much bigger than orange. That is mm. called chakotara. So that is the Okay. grapefruit, not grapes. Angur nahi, Understood. Understood. chakotara. Okay. Okay. Which food and fruit should we always avoid post-transplant? So few have covered, but if you can just elaborate a bit more on the fruits which we can has to be avoided and the food in general. The Hmm. bakery, we talked about bakery, store and all that. So if we can just sum up, ma'am, that'll be great. Yeah. So fruit, just you have to ये कॉमन सेंस हमें ध्यान रखना है कि जिसका Mm-hmm. स्किन थिक है, जिसमें एक मोटी परत Mm, है, तो mm, उसमें अंदर का जो फ्रूट है इंटैक्ट, उसमें जो ज्यादा सेफ रहेगा। जैसे मौसम्बी का जो छिलका है mm, वो थिक है, mm, काफी मोटा है, तो उसमें इन्फेक्शन के चांसेस कम रहेंगे। अभी कोई नॉर्मल बंदा, उसको कोई, उसका कोई सोचने की बात नहीं। अभी आपका अभी अभी ट्रांसप्लांट हुआ है तो हमको ज्यादा केयरफुल रहना है। तो mm, मौसम भी ठीक है, और फिर ड्रैगन फ्रूट अगर कोई लेता है तो वो सब ठीक है। आपका mm, बनाना थिक स्किन वाला वो भी ठीक है। और उसमें भी mm, अगर आपको थोड़ा सा यहाँ पे ब्रूसेस है, कुछ खराब mm. लगता है, तो वो आपको अवॉइड करना है। अब जैसे वाटरमेलन भी घर में काट रहे हैं, तभी काट के आपने तभी फ्रेश खा खा लिया. लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो घर पुराना रख के फ्रिज में ज्यादा है रखा फिर निकाल के, वो अवॉइड करें। तो Mm, फ्रूट्स में तो ये हो गया। तो थिक स्किन, थिन स्किन, आपको इवन understood. थिन स्किन में से अगर आप घर में ही कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम। और आपको जैसे मिक्सी का भी ध्यान रखना है। कई बार आप जो मिक्सी का जो Mm, ढक्कन होता है वो काफी खराब हो गया रहता है, हमने कभी ध्यान नहीं दिया रहता है। तो ये black. वो बहुत क्लीन हो, क्योंकि आप वैसे, मैं तो घर का बनाया जूस पिया फिर भी मुझे ये लूज मोशन हो गया, क्योंकि Understood. शायद क्लीनली नहीं। सब बाकी लोग को नहीं हो क्योंकि उनका इम्यूनिटी इज मेरे डिफरेंट ज्यादा लेवल है. फ्रॉम योर्स। When it comes to food, as I told, the general things which, so that you don't put on weight, you don't get into CVD, Mm, cardiac issues or mm. renal issues, वो सब ना हो, वो बस। Understood, ma'am. Yeah. Okay. Is ORS or home available fluid safe for diabetic patient? ठीक है, तो ओरल रिहाइड्रेटिंग सब्सटेंसेस अगर आपको Mm-hmm. क्यों जरूरत है, वो इम्पोर्टेंट है कि अगर Mm, डायबिटिक को क्यों जरूरत है। वो mm-hmm. रूटीन यूज नहीं होना चाहिए। कि अगर Mm, डायबिटिक, अगर हाइपोग्लाइसेमिक हो रहा है, तो सबसे पहले mm, आपको उस वक्त क्या करना चाहिए, आपको एटलीस्ट 15 ग्राम्स ऑफ शुगर लेना चाहिए या ग्लूकोज लेना चाहिए। 10 मिनट या 15 मिनट वेट करना चाहिए, फिर से ब्लड शुगर mm, आपको चेक करना चाहिए। अगर फिर से लो है तो आप ग्लूकोज लें फिर से। mm, फिर से 15 मिनट वेट करके फिर से चेक करें। अगर कम हो, अगर नॉर्मल हो गया है तो ठीक, आप नॉर्मल राइस, वाइट ब्रेड ऐसे कुछ ले सकते हैं। mm. और नहीं तो फिर से आप वही रिपीट कर सकते हैं। तो ये कभी कभी हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है तो ओके, पर हमेशा ऐसा हो रहा है तो या तो आपका इंसुलिन का डोज ज्यादा हो रहा है, या आप कम खा रहे हैं,
या तो एक्सरसाइज ज्यादा है या स्ट्रेस ज्यादा है, कुछ तो हो रहा होगा, तो रूट कॉज आपको करना है। पर ऐसे नहीं कि ओआरएस में एक्सरसाइज कर रहा हूँ इसलिए मैं ओआरएस, मतलब कोई हम्म क्या रीजन है ये आपको पता लगना चाहिए रूटीनली, क्योंकि कई बार डायबिटिक्स कुछ लोग ऐसे बोलते हैं मुझे थकावट होती है इसलिए मैं ओआरएस, वो गलत चीज होगा, हम्म अननेसेसरी शुगर स्पाइक्स होगा। आप खाना ढंग से खाएं सो दैट आपको शुगर लेवल ना लो ना हो। तो अननेसेसरी, इफ द टाइम, इफ द रिक्वायरमेंट, अगर बहुत बुखार है, ऐसा कुछ हो रहा है, दैट इज फाइन। अननेसेसरली ओआरएस यू कैन नीड नॉट टेक। right ma'am, yeah. All right, so another question ma'am, the patients who are on long term immunosuppressants may develop Keratoconema. Is there any dietary suggestions? नो आई डेंट गेट इट। Okay, so I even this question second term. Okay, so what is Carcinoma. Carcinoma. it's is it Carcinoma. carcinoma? All right. Okay. Okay. हाँ, दिस इज an unfortunate thing कि yes, immunosuppressants can cause carcinoma is cancer. So what can Okay. be done? See, basically we don't have a choice. We have to take steroids, we have to take immunosuppressants. But what are the other things which can invite cancer? We have to take care of that. Anything which leads to inflammation, just our lifestyle, which I've been telling, not exercising, not managing our stress, not eating the balanced diet, taking only processed ones, uh, Hmm. too much of processed food and too much of red meat. These things हमें अगर हम ध्यान दें तो that will be helpful. And जैसे टर्मरिक हो गया, Hmm. हमारे इंडियन हर्ब्स हैं, ये सारी चीजें लेते रहें, फ्लैक्स सीड्स, many other mixed of different seeds, गुड थिंग्स विच द डाइटिशियन सजेस्ट, अगर आप वो लेते रहें, इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल में रखें, एक्सरसाइज करते रहें, बैलेंस डाइट, दिस इज व्हाट वी कैन डू, दैट्स द बेस्ट वी शुड डू। All right. Okay. Which kind of salt we should use? So as you know, ma'am, in the market we have low sodium salt, we have high sodium salt, broken salt, and so on and so forth. So could you please put your more thoughts on this, ma'am? Say low sodium, you don't have to just take the normal iodized salt, because Mm-hmm. आप जब लो सोडियम या लोना सॉल्ट जैसे लेते हैं उसमें Mm-hmm. पोटेशियम ज्यादा होता है, तो आपको रिस्क Mm-hmm. ज्यादा रहेगा एरिथमिया या ऐसे बाकी Mm-hmm. कार्डियक इश्यूज का। सो आप नॉर्मल सॉल्ट लीजिए, पर जितना बताए उतना ही लीजिए, नॉर्मल सॉल्ट। All right. So post-transplant, we drink lemon water sometimes. What should be the quantity of lemons or lemon water per day? Is there or are there any restrictions? पोस्ट So, ट्रांसप्लांट डिपेंड करता है कि अगर आप जब हॉस्पिटल में हैं, तो अगर डाइटिशियन दे रही हैं तो वो ये देख के देंगी कि शायद पोटेशियम लेवल लो होगा, तो दैट यू डोंट वरी, व्हेन यू आर इन हॉस्पिटल डाइटिशियन विल टेक केयर। take care of घर it. जाने के बाद अगर आप ले रहे हैं तो आपको शुगर, विदाउट शुगर आप लीजिए, एंड दैट्स ओके, लेमन इज नॉट एट ऑल इश्यू, यू कैन All right. टेक हाफ अ लेमन ऑल्सो, नो इश्यूज। Okay. All right. I think we are at the top of the hour. Most of the questions we have covered, ma'am. So there are one or two, but those already have been covered by you. Yeah. So I would like to um, probably give me one more second. I can see one more question here, which was not covered. This will be last question, considering the time limit, ma'am. So, how can I manage side effects like nausea, vomiting, diarrhea related to medications? Okay. Yeah, it's a very good question. So, see, either because of medication or because of any reason, अगर आपको नॉजिया है ना, जैसे वॉमिटिंग आने जैसा लग रहा हो, पर वॉमिटिंग आता नहीं है, पर वैसे Mm, फीलिंग आती रहती है, तो क्या करना चाहिए? और वॉमिटिंग भी हो तो क्या? सो ये फर्स्ट ऑफ ऑल, खाना एक ही साथ बहुत नहीं खाना चाहिए, स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स बेटर है। और कई बार ऐसा होता है कि एक मेटालिक टेस्ट होता है ना, मेडिसिन के साइड इफेक्ट में, जैसे बिटर टेस्ट होता है या बहुत अजीब सा टेस्ट आता है। तो कई बार ये देखा गया है हमारे पेशेंट्स को कि जब आप बहुत गर्म खाना देते हैं, नॉर्मल जैसे सभी प्रेफर करते हैं कि गर्म खाना, उसके बजाय अगर आप थोड़ा ल्यूक वार्म, थोड़ा थोड़ा, मतलब ऐसा नहीं पूरा ठंडा खाना, पर ल्यूक वार्म भी चलेगा। और जैसे कोल्ड चीजें भी, जैसे मिल्क शेक, वो सब ज्यादा पसंद करते हैं, आइसक्रीम हो गया, कोल्ड मिल्क शेक, ऐसी चीजें दे, मतलब ऑब्वियसली घर का बना और कोल्ड वंस वो ज्यादा इजीली उनको वो एक्सेप्ट करते हैं।
वैसा ये भी कर सकते हैं। और फिर कई बार डायरिया होता है, लूज मोशन होता है, तो तभी क्या कर सकते हैं आप, तभी एरो रूट का जो पाउडर है उसका आप पॉरेज बना सकते हैं। सॉल्युबल फाइबर अगर पानी में डाल के लें तो वो भी लूज मोशन कंट्रोल करता है। बिस्किट, बन, कभी कभार, ये ऑब्वियसली हमेशा आप तो लेंगे नहीं, पर अगर बहुत लूज मोशन हो रहा है, आप बन या बिस्किट लेंगे तो थोड़ा उसको, क्योंकि वो रिफाइंड होता है ना, तो वो बल्क फॉर्मेशन में हेल्प होता है, तो लूज मोशन थोड़ा कम करता है। अदरवाइज एरो रूट पाउडर हेल्प करेगा, उसका पॉरेज। नहीं तो फिर सॉल्युबल फाइबर को आप इवन खाने में ऐड ऑन करके लेंगे तो भी हेल्प करता है। All right. So I think we're at the end of the time, ma'am. So there are close to 25 plus questions you answered, and 5 to 6 I have skipped because already I've covered in the slides, ma'am. So I would like to thank you for your time. It's been more than an hour you spent with us. सो Uh, and जो आपका सेशन रहा वो बहुत ही अच्छा रहा। थैंक यू। वन थिंग व्हाट आई लाइक मैम, आपने स्टार्ट किया ट्रांसप्लांट जर्नी से, कौन सा स्टेज से, ऑन द डे वन, एंड यू कैरिड द जर्नी टिल number of years, how you can sustain it. So that was the entire kind of a cycle you have covered in terms of diet, dietary food, liquid intake, medicine, and so on and so forth. So thanks a lot for covering all the aspects. Definitely, this session has helped us a lot. We also have a recording. Those who are not able to make it today, they can definitely get benefit from it. So I would like to appreciate you, ma'am, for your time and effort. So thanks a lot from KWF. Yeah. So we will be ending this session today, and thanks all for joining and putting your valuable questions here. Thank you all. थैंक्स अनंत फॉर द मॉडरेशन, थैंक यू डूइंग Yeah. इट फॉर। थैंक Yeah. Thank you. My pleasure, ma'am. Thank you. यू, टेक Bye केयर। bye. Yeah. Thank you. Bye.